स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में आज का हमारा टॉपिक है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिजिक्स क्लास 12। आपका स्वागत है। फैराडे ने, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की सर्वप्रथम जो खोज की थी वो की थी फैराडे ने। वहाँ पे उन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया था, एक कॉयल ली थी एक गैल्वेनोमीटर और चुंबक के द्वारा। तो ये देखा कि चुंबकीय क्षेत्र जो है विद्युत परिपथों में, विद्युत सर्किट में किस प्रकार से अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। वो घटना कहलाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को बाद में जो फैराडे के दो नियम के रूप में समअप किया गया, जिसमें से प्रथम नियम कहलाता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम, वो हम पहले पढ़ेंगे। और इसी को कहते हैं न्यूमान का भी नियम, न्यूमान्स लॉ। तो फैराडे का प्रथम नियम जो है न्यूमान्स लॉ भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रेंच न्यूमान करके। इन्होंने भी जो है इस नियम का ही जो है क्वांटिटेटिव जो है एक फॉर्म दिया था अलग रूप में, फैराडे से अलग। फैराडे ने लगभग 1831-32 के आसपास और इन्होंने लगभग जो है 1840 के आसपास इसी नियम को डिफरेंट तरीके से कहा था। तो इसी को फैराडे के प्रथम नियम को ही हम जो है न्यूमान का नियम भी कहते हैं। अब ये नियम क्या कहता है? ये कहता है कि जब कभी जो है हम किसी परिपथ से बद्ध या परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, तो उस परिपथ में एक इंड्यूस्ड या प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। परिपथ अगर क्लोज्ड है तो उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है, वो ये कहता है। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका जो मैग्नीट्यूड है या रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने ई से कहा, इसको लिख दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ। सपोज इसको ई से दिखाए, इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी जो है ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? उसकी ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सपोज देखिए, हम कहते हैं इसको कैसे निकालेंगे। हम कहते हैं पहले फाई बी, ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। टाइम है हमारे पास t1, कोई टाइम है, सपोज दूसरा टाइम है t2। तो एक बार है फाई b1 t1 समय में और दूसरे समय में है फाई b2। t1 समय में जो है चुंबकीय फ्लक्स है फाई b1, t2 समय में चुंबकीय फ्लक्स हो गए फाई b2। तो डेल्टा फाई, जिसको हम कहते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डेल्टा फाई बी, ये क्या हो जाएगा? जो भी है बड़ा है छोटा, डेल्टा फाई b2 माइनस फाई b1, ये हो गया। एक चीज हो गई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये है। दूसरा चेंज इन टाइम, डेल्टा टी, कितने समय में ये चेंज हुआ है? t2 माइनस t1, यानी कितने जल्दी चेंज हुआ है, कितने धीरे धीरे चेंज हुआ। तो डेल्टा टी और डेल्टा बी, ये चीज़ हमारे लिए काम की है कि डेल्टा बी और डेल्टा टी, पर्टिकुलर फाई बी, फाई b2, b1, t1, t2, ये कितना, ये फर्क नहीं करता है। फर्क ये करता है कि डेल्टा टी क्या है और डेल्टा बी क्या है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर। तो परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी? डेल्टा बी चेंज आ रहा है कितने समय में? डेल्टा टी समय में। तो रेट क्या हो गया? डेल्टा बी फाई बी अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया रेट। कि डेल्टा टी समय में इतना, एकांक समय में जो चीज़ हुई उसको कहा रेट। रेट क्या हो गया? इकाई समय में या यूनिट टाइम में जितना चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड रेट। तो डेल्टा टी समय में इतना चेंज हुआ चुंबकीय फ्लक्स में, तो रेट क्या हो गया? इस प्रकार से हो गया डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमारा आ गया। और ये होता है प्रोपोर्शनल ई के, या ई इज इक्वल टू, इस प्रकार से कहा उसने, माइनस ऋणात्मक दर की, ई बराबर माइनस डेल्टा फाई बी ओवर डेल्टा टी। ये था फैराडे का प्रथम नियम, ये न्यूमान का नियम, उसका मैथमेटिकल फॉर्म इस प्रकार से। अगर इसी में हम कहते हैं कि इफ़ जो है डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डिफ्रेंशिएशन या कैलकुलस में हमने पढ़ा है डेल्टा टी टेंस टू जीरो, अगर ये समय अंतर बहुत छोटे से छोटा तात्कालिक है, तब क्या हो जाएगा?
तात्क्षणिक E इज इक्वल टू माइनस ये हो जाता है d∅b/dt। ये भी इसका अनदर फॉर्म है कि अवकल रूप में जो है इस प्रकार से हम इसको देते हैं। अगर फ्लक्स किसमें है, वेबर में, मात्रक क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का, वेबर। अगर ये वेबर में है, समय सेकंड में है, तो ई का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। ईएमएफ का मात्रक सीधा सीधा क्या है, वोल्ट आ जाएगा। ईएमएफ का मात्रक क्या होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बस ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये याद रखना है। प्रेरित किसके कारण हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। जब हम चुंबक को कुंडली के आगे पीछे घुमाते हैं तो वो प्रेरित हो जाता है, इसलिए इसको कहा प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो न्यूमैन का नियम या फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम का जो है कथन आप इस प्रकार भी कहते हैं कि जब कभी जो है किसी सर्किट से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक माइनस साइन क्यों आया है, ये हम सेकंड लॉ में पढ़ेंगे, डायरेक्शन के कारण आया है। तो मैग्नीट्यूड की जहाँ तक बात करेंगे तो ΔΦB/ΔT इसके इक्वल हो जाना है। अगर जो है उसमें n कॉयल लगी हैं, ये तो एक फेरे में था एक कुंडली, n फेरे लगे हैं कुंडली में, तब क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस n ΔΦB/ΔT ये हो जाता है। इसी में लिखने का तरीका ये भी लिखा उसने, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बाहर आ गया n∅b/ΔT। तो ये डिफरेंट फॉर्म है, मैथमेटिकली लिखे गए हैं, इस पर छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा n∅b/nt, यहाँ पे जो है n∅b एक राशि हमको मिली है n∅b, इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। फ्लक्स ग्रंथिकाएं, फ्लक्स ग्रंथिकाएं, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। इंग्लिश में आपने इसको लिखा है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस, कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस, इस प्रकार से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज या फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या भी इसको कहा जाता है। मात्रक इसका आएगा तो इसका मात्रक आता है, पूछा जाता है स्पेशली इसका मात्रक लिखिए, तो वेबर टर्न ये याद रखना है, ये पूछा जाता है पेपर में कई बार कि फ्लक्स ग्रंथिकाओं का मात्रक लिखिए या फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या का मात्रक लिखिए, तो उसका मात्रक हो जाएगा वेबर टर्न्स, ये इसका मात्रक हो जाता है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉयल। ये था हमारे पास फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम अथवा न्यूमैन का नियम। इसने क्या किया, मैथमेटिकल फॉर्म दिया हमको कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसने कहा उसकी वैल्यू जो है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होगी। ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर, पहला। दूसरा चलते हैं, ये तो हो गया हमारा मैथमेटिकल। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, इसको नोट कर लें प्लीज़। जो हमारा चुंबक वाला एक्सपेरिमेंट था उसके आधार पे इसकी व्याख्या कैसे करनी है, तो वहाँ पे देखिए हमारे पास इस प्रकार से है माना, और ये चुंबक है n, कॉइल है, यहाँ पे चुंबक क्या है, पास में है, ये दूर जा रहा है और ये पास आ रहा है, इस प्रकार से। तो जब आपको पता है चुंबक है, चुंबक के सिरे पे क्या होंगी, चुंबकीय फील्ड लाइन होंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, वो क्या होती हैं, सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण की ओर जाती हैं कंटिन्यूअस। इस प्रकार से होंगे कि उत्तरी ध्रुव से निकल रही दक्षिण की ओर जा रही हैं, यहाँ भी उत्तर से निकलेंगी और दक्षिण की ओर जाएंगी। तो इन दोनों चित्रों में देखो, जब जो है कुंडली से जो है, ये क्या है हमारे पास, कॉयल, जब कुंडली से चुंबक दूर ले जा रहे थे तो फ्लक्स रेखाओं की उस कुंडली से बद्ध या कुंडली से घिरी हुई फ्लक्स रेखाओं की संख्या क्या है, अलग है। जब चुंबक को कुंडली के पास ले गए तब फ्लक्स रेखाओं की संख्या क्या है, अलग है, यानी यहाँ पे बढ़ जाती है, यहाँ पे घट जाती है। तो ये बढ़ना घटना क्या है, जैसे हम आगे पीछे ले जा रहे हैं चुंबक को, फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आ रहा है।
ये ना फ्लक्स में चेंज हो रहा है, डेल्टा फाई बी हो रहा है कहीं ना कहीं, और जब तक वो चेंज हो रहा है तो हमको तब तक क्या मिलता है, प्रेरित ईएमएफ मिलता रहता है। यही हमारा जो है इसका कारण है। अगर जो है इसकी गति हम स्थिर रखें दोनों को, तो तब इसमें कोई चेंज नहीं होगा समय के साथ। समय तो अपने आप चेंज हो रहा है, उसको हम लोग अपनी घड़ी की सुई निरंतर चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे फाई बी चेंज नहीं होगा अगर आपने इसको स्थिर रख दिया। कुंडली को चलाएं तब भी यही इफेक्ट होगा। दोनों को आपने एक ही वेग से एक ही डायरेक्शन में चलाया तब भी जो है फाई बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा टी तो जीरो नहीं करेंगे, फाई बी क्या करेंगे हम, जीरो हो जाएगा उस केस में। तो वहाँ पे भी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हमारा था व्याख्या प्रथम नियम के अनुसार, कि प्रथम नियम क्यों बोल रहा है कि उस पर चेंज कर रहे हैं। तो जितनी तेजी से आपने और कितनी तेजी से आपने चलाया है, डेल्टा टी देखो, E इज इक्वल टू था माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू कम से कम हो गई, ये ना बहुत कम समय में, 1 सेकेंड 1.1 सेकेंड, तो इसकी वैल्यू कम से कम हो गई, तो ई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। जितनी तेजी से हम चलाएंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, उतना ही बढ़ता जाएगा। तो तेजी से करने पे, धीरे धीरे करने पे फर्क होता है। डेल्टा टी बड़ा हो गया, धीरे धीरे कर रहे हैं तो डेल्टा टी बड़ा हो गया, तेजी से कर रहे हैं डेल्टा टी छोटा हो गया, छोटा होने से इसका मान बढ़ गया, बड़ा होने से इसका मान घट गया। डेल्टा बी यहाँ हमको दिख रहा है, डेल्टा बी कैसे चेंज हो रहा है, फ्लक्स लाइन्स जो है चेंज हो रही है सर्किट से जो बद्ध हैं। तो ये इसकी व्याख्या थी न्यूमान के प्रथम नियम की। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसी में देखिए, सर्किट अगर क्लोज है तो उसमें करंट बहेगा। सर्किट अगर क्लोज्ड नहीं है, ओपन है, एक चीज, दो चीज होती है, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। ये क्या रेफर करता है, ओपन सर्किट रेफर करता है आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अनंत। ये करता है आर इज इक्वल टू 0। ये भी आप देख लेना कि जब कभी हम कहते हैं कोई सर्किट क्लोज है तो उसमें क्या आर रेसिस्टेंस शून्य है या कम से कम है, और ओपन सर्किट है, कहीं से ब्रेक कर दिया आपने, ओपन सर्किट हो गया, आर क्या इन्फिनिटी, अनंत है। प्रतिरोध क्या हो गया, बहुत उच्च हो गया। जब प्रतिरोध बहुत उच्च या अनंत हो गया लगभग, तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कोयल अगर ओपन सर्किट है, ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा लेकिन करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। इस केस में धारा भी बहेगी और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा, और इस केस में जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होगा लेकिन इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, 0। इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू 0। अगर ओपन सर्किट है, इंड्यूस्ड करंट वहाँ पे 0 होगा। तो ये भी एक केस बनता है कि इंड्यूस्ड करंट कब कब 0 होगा। एक तो ओपन सर्किट में होगा, दूसरा कि आपके जो है दोनों एक ही वेग से एक ही तरफ जा रहे हैं, तब भी करंट और ईएमएफ क्या होंगे, दोनों 0 हो जाएंगे उस केस में। अब हम चलते हैं सेकंड लॉ की ओर, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड लॉ। ये आप नोट कर लें। तो व्याख्या में इस प्रकार से इसका इतना ही आएगा। द्वितीय नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम, सेकंड लॉ, और इसी को हम कहते हैं लेंज का नियम। लेंज का नियम याद रखिए, पेपर में वो इस प्रकार से बोल देगा, वो ये नहीं कहेगा कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रथम नियम लिखो, द्वितीय नियम लिखो, कह देगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का न्यूमान का नियम बताइए, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम बताइए, लेंज लॉ। तो ये भी हमको ध्यान में रखना कि अल्टरनेटिव इनके नाम क्या है। लेंज का नियम क्या कहता है, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, प्रेरित धारा या प्रेरित ईएमएफ, प्रेरित धारा या प्रेरित ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, हिंदी में लिखेंगे विद्युत वाहक बल की दिशा। आप ये ध्यान रखिए कि सेकंड लॉ देता है डायरेक्शन, प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की ये क्या देगा, दिशा को देगा। फर्स्ट नियम देगा प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल का मैग्नीट्यूड। पहला वाला नियम परिमाण दे रहा है, दूसरा वाला नियम उसकी दिशा दे रहा है। तो यह कहता है कि प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव इस प्रकार से होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न हो रही हो। अपने ही कारण का जो है, अपने ही होने के कारण का ये क्या करती है, विरोध करती है, प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इस प्रकार से उसकी डायरेक्शन बन जाती है, ये लेंज का नियम कहता है। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका सिंपल है, वही चुंबक वाला ही लेंगे हम। हमने देखा था एन को जब हम पास ले गए
कॉयल थी, n है कॉयल थी। तो हमने क्या किया था, वहाँ पे चुंबक को एक बार पास ले गए थे, यहाँ पे चुंबक को दूर ले गए। जब हम n को इसके पास ले गए तो आपने वहाँ पे देखा एक्सपेरिमेंट में कि उस कुंडली के सामने वाला सिरा किस प्रकार से बिहेव करता है, n की सापेक्ष। कैसे बनता है ये, n की तरह, यानी ये n और ये भी क्या बनेगा, n। तो करंट इसमें कैसे फ्लो होगा, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज। और उसी चुंबक को हम जो है उसी कुंडली से अब दूर ले जा रहे हैं। तो अब ये वही सिरा, जो सिरा अभी n था, वो सिरा अभी क्या बन जाता है, s, साउथ। करंट कैसे फ्लो होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए करंट की डायरेक्शन, ये प्रेरित धारा, ये क्या है, प्रेरित धारा, ये दिशा देखिए। तो प्रेरित धारा की दिशा यहाँ पे चेंज हो रही है। विरोध कैसे कर रहा है, विरोध ऐसे कर रहा है कि जब हम n को इसके पास ले गए हैं तो इसके कारण, क्योंकि फ्लक्स में चेंज हो रहा है, उसके कारण प्रेरित धारा या प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो गया वो। तो ये सामने वाला सिरा जो है n बन रहा है। क्यों बन रहा है, ताकि n में क्या होता है, रिपल्सन। क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, विरोध करता है। ये जो है कुंडली का ये वाला सिरा चुंबक के पास आने का विरोध कर रहा है। प्रेरित धारा की दिशा ऐसे बन गई है एंटी क्लॉकवाइज कि ये वाला तल कुंडली का ये वाला सिरा क्या बने, नॉर्थ फेस की भांति या नॉर्थ पोल की भांति व्यवहार करे, ताकि वो इस चुंबक के सिरे के पास आने का विरोध कर सके। प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होगी कि ये उस कारण का विरोध करेगी जिससे स्वयं उत्पन्न हो रही है। तो ये विरोध हो गया। यहाँ पे देखिए, अब ये चुंबक जो है दूर जा रहा है, दूर जाने में फिर से फ्लक्स में चेंज हो रहा है, इसके फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से इस प्रकार होगी कि वो उस कारण का विरोध करेगी जिससे स्वयं उत्पन्न हो रहा है। तो कारण क्या है, चुंबक का दूर जाना। यहाँ पे कारण है, प्रेरित धारा का कारण है चुंबक का दूर जाना, तो इसका विरोध करेगा। ये विरोध करेगा तो धारा की दिशा ऐसी क्लॉकवाइज हो जाएगी, जिससे कि कुंडली का ये वाला सिरा क्या बनेगा, दक्षिणी ध्रुव। ये दक्षिणी ध्रुव बन गया, ये उत्तरी ध्रुव बन गया। दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब ये इसके दूर जाने का विरोध कर रही है ना, इसको अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ पे ये पास आने का विरोध कर रहा था, धक्का दे रहा, रिपल्सन। यहाँ पे दूर जाने का विरोध कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे साउथ पोल बना, यहाँ पे नॉर्थ पोल बना, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट बना, यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट बना। तो प्रेरित धारा की दिशा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन सदैव ऐसी होगी कि उस कारण का विरोध करेगी जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। तो ये हमारे जो है लेंज के नियम की व्याख्या हो गई है। यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए कि क्योंकि जो है हम चुंबक को पास ले रहे हैं तो प्रतिकर्षण हो रहा है, इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध हम क्या करें, चुंबक को और नज़दीक ले जा रहे हैं। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य बाहरी एजेंट कर रहा है चुंबक को गतिशील करने में, वही कार्य क्या है, यांत्रिक कार्य ही इस कुंडली में इलेक्ट्रिक कार्य एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। यही तो कार्य जो है इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है। ये हमको समझना है कि चुंबक को, और यहाँ पे चुंबक को जो है ये कुंडली अपनी ओर खींच रही है और इसके विरुद्ध हम जो है चुंबक को गति दे रहे हैं। तो इस जो है अट्रैक्शन के विरुद्ध हम चुंबक को गति दे रहे हैं और यही कार्य जो है या यही यांत्रिक कार्य जो है चुंबक में कुंडली में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में या विद्युत धारा के रूप में स्टोर हो जाता है। तो ये देखिए कारण लेंज का द्वितीय नियम जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी पे पूर्णतः क्या है, वो है उसके अकॉर्डिंग है। कहीं पे भी विरोध नहीं हो रहा है। भाई हमने कुछ यांत्रिक कार्य किया, वही कार्य हमको स्टोर कहाँ मिल गया, यहाँ पे प्रेरित धारा के रूप में। यहाँ पे भी हमने कार्य किया, अपने आप नहीं जा रहा, ये साउथ है ये नॉर्थ है। अपने आप अगर ये गति करता तो इधर जाता अट्रैक्शन में, ये अपने आप गति करता तो इधर जा रहा है, हम इसको इधर ले जा रहे हैं, यहाँ पे हम इसको इधर ले जा रहे हैं विपरीत दिशा में। तो इसका मतलब हम ये बाहरी एजेंट कोई भी कार्य कर रहा है जो चुंबक को हिला रहा है, तो वही कार्य जो है उस कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में या करंट के रूप में जो स्टोर हो जा रहा है। इसलिए लेंज का द्वितीय नियम, ऐसे भी वो पूछ सकता है परीक्षा में घुमा के कि सिद्ध कीजिए कि लेंज का द्वितीय नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार है। तो वहाँ पे भी हम इस प्रकार से इसकी व्याख्या करेंगे। ये हमारे दोनों नियम हो गए हैं। पहला नियम न्यूमान का नियम, या दूसरा नियम लेंज का नियम। पहला नियम जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल ई की जो है क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है। ई का देता है तो आई का भी निकल आएगा वहाँ से, अभी करेंगे उसको। तो पहला नियम जो है प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की का परिमाण देता है। दूसरा नियम प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को दिखाता है। ये दोनों नियम में हमारे जो है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम कंप्लीट हो जाते हैं। उनकी व्याख्या भी यहाँ पे हो गई है इस प्रकार से। इसी में एक आता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल।
फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अभी हमने पढ़ा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इससे पहले हम क्या पढ़े? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये सिर्फ प्रेरित धाराओं के लिए होता है। बस ये आपने नोट जरूर करना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बोला था FBI कि चुंबकीय क्षेत्र B दिशा या I की दिशा वास्तविक धारा की दिशा हो तो चालक पे लगने वाला बल इस दिशा में। FBI फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम वास्तविक धाराओं के लिए होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये है, सेम करना है। उंगलियां, अंगूठे, मध्यमा इस प्रकार से तर्जनी को 90 पे रखना है। ये कहता है यदि जो है चालक का मोशन ऑफ कंडक्टर इस डायरेक्शन में है, B यहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो ये वाली होगी प्रेरित धारा की दिशा। तो दाएं हाथ का नियम क्या देता है? प्रेरित धारा की दिशा। ये भी देखना हमने, ये दे रहा है प्रेरित धारा की दिशा है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, कंफ्यूज मत करना, पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। दोनों लिखेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। तो दाएं हाथ का नियम इस प्रकार से दाएं हाथ से करना है। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है B और ये चालक की गति की दिशा दिखा रहा है, मोशन ऑफ कंडक्टर, तो ये जो है चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा दिखाएगा। ये कभी एप्लीकेशन आएगा उसमें हम आगे बताएंगे इसको डिटेल से, अभी इतना ही देखना है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित धाराओं के लिए होता है, इस प्रकार से था। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड चार्ज कितना है ये हम सब निकालते हैं अभी। तो देखिए सबसे पहले फैराडे के प्रथम नियम से, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, इससे हमने क्या जाना? इससे हमने कहा कि E = -ΔΦB/ΔT। फ्लक्स में जब जब जो है कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा बहेगी, जिसका मान इस प्रकार से है। मैग्नीट्यूड इसने दिखा दिया है। n हमारे पास टर्म्स हैं, n माना कुंडली में n फेरे, तो इस प्रकार से आ गया E = -N ΔΦB/ΔT। अगर कुंडली हमने कहा क्लोज है तो उसमें धारा बहेगी। देन I = क्या होगा? V = IR से। V क्या है यहाँ पे? E है, ये वोल्टेज है, ये क्या है? EMF है, प्रेरित इंड्यूस्ड के लिए E दिखाए। I = V/R, E/R। अगर हमने कहा उस कुंडली का, जिस चालक से वो कुंडली बनी है उसका प्रतिरोध क्या है? R है, तो I = E/R। रखिए वैल्यू -N/R ΔΦB/ΔT। ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब क्या हो? परिपथ बंद हो। ये ध्यान में रखना, परिपथ बंद हो। प्रेरित धारा हमको तभी मिलेगी जब हमारा परिपथ क्या हो? बंद हो। प्रेरित जो है विद्युत वाहक बल सदैव मिलेगा। इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है, जो फ्लक्स में चेंज होता है, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करता है, न कि प्रेरित धारा को। प्रेरित विद्युत वाहक बल को फ्लक्स चेंज में उत्पन्न करेगा हमेशा। अगर वो सर्किट हमारा क्लोज है तब हमको जो है प्रेरित धारा मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ओपन सर्किट में बिल्कुल नहीं मिलेगी। I = -N/R ΔΦB/ΔT। ये हमारे पास करंट आ गया, एम्पियर में आ जाएगा। चार्ज की बात करें कि कितना आवेश जो है इस ΔT समय में, अगर हम कहें कि ΔT समय में जो है कितना चार्ज इस पे फ्लो हो रहा है, उस सर्किट से फ्लो हो रहा है। अच्छा, इन दो इक्वेशन में एक डिफरेंस आप देखिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड है। दोनों इक्वेशन की अगर मैं तुलना करूं तो E जो है बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा R पे, जबकि I जबकि जो है I हमारा डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू है किसके? 1/R या R। ये भी आप कंक्लूजन देखो, सर्किट का प्रतिरोध कुछ भी हो, शून्य हो, अनंत हो, उसके बीच कुछ भी हो, विद्युत वाहक बल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अगर जो है सर्किट का प्रतिरोध है तो करंट पे फर्क पड़ रहा है। करंट क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होगा। प्रतिरोध ज़्यादा है तो करंट कम हो जाएगा, प्रतिरोध कम है तो धारा ज़्यादा होगी। तो इंड्यूस्ड करंट जो है रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जबकि इंड्यूस्ड EMF रेसिस्टेंस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। ये भी एक निष्कर्ष आया हमारा। आगे चलते हैं।
कि अगर जो है डेल्टा टी समय में वो कहे परिपथ से जो है डेल्टा टी समय में कितना चार्ज फ्लो होता है। तो एक और आपने पढ़ा है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये क्वेश्चन छोटी छोटी क्वेश्चन याद रखनी है। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू, हमको निकालना है Q, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू डेल्टा टी समय में कहा तो डेल्टा टी निकाल दीजिए। I ये आ गया डेल्टा टी माइनस एन अपॉन आर। अच्छा ये माइनस मैं इसको हटा दूँ यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड की बात करना तो केवल मैग्नीट्यूड। ऋणात्मक चिन्ह क्या दिखाता है यहाँ पे, सिर्फ दिशा दिखाता है कि फ्लक्स परिवर्तन जिस दिशा में हो रहा है प्रेरित विद्युत वाहक की दिशा उसकी क्या होगी, ठीक विपरीत। कहाँ से है, लेंज के नियम से है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये चीज़ आ जाएगी कि परिमाण की अगर बात करें तो सिर्फ ये समीकरण हमको मिलेगी एन अपॉन आर इंटू डेल्टा फाई बी। इक्वेशन 3। ये इसलिए लिखा है, एक एक नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं कि प्रेरित जो है विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और परिपथ में प्रेरित आवेश Q का मान निकालिए। तो इस प्रकार से n अपॉन आर डेल्टा फाई बी, ये Q का आवेश आ गया है। Q यहाँ पे कूलम में मिल जाएगा, I हमको एम्पियर में और E वोल्ट में, फाई बी अगर किस में हो, वेबर में हो, R ओम में हो गया। इंड्यूस्ड चार्ज जो है आप देखो बिल्कुल भी टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है डेल्टा टी पे। प्रेरित आवेश जो है कभी भी जो है समय पे डिपेंड नहीं करता है, यह समय परिवर्तन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, अगर वो टाइम इंटरवल पे डिपेंड नहीं कर रहे, केवल जो है इंड्यूस्ड चार्ज के लिए क्या जरूरी है कि फ्लक्स में परिवर्तन हो। इसके लिए जरूरी नहीं है कि फ्लक्स में परिवर्तन कितनी तेजी से हो या कितनी धीरे धीरे हो, अर्थात बहुत धीरे धीरे भी आप कर रहे हैं और बहुत तेजी से भी आप चुंबक को घुमा रहे हैं, तो जो आवेश है प्रेरित आवेश वो क्या होगा, सदैव सेम होगा। जबकि धीरे धीरे और तेजी से घुमाने पे धारा का मान भी अलग हो जाएगा और ईएमएफ का मान भी अलग अलग हो जाएगा। तो ये हमको एक और डिफरेंस यहाँ पे देखना है कि प्रेरित आवेश जो है इस पे डिपेंड नहीं करता है कि परिवर्तन चुंबकीय फ्लक्स में कितना तेजी से हो रहा है या कितना स्लोली हो रहा है, वो हमेशा एक सा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि डेल्टा टी कहीं नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए एक चीज़ सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशन है कि जो होना ही होना है वो है फ्लक्स में परिवर्तन, कि डेल्टा फाई बी तो होना ही होना है। फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो इंडक्शन या इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट की बात बिल्कुल नहीं आएगी। दूसरी जो कंडीशन है कि वो फाई में जो चेंज हो रहा है वो चेंज कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, कितना धीमे धीमे हो रहा है, डेल्टा टी। तो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की कितने जल्दी जल्दी विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और कितने धीरे धीरे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। फिर करंट आर पे डिपेंड कर जाता है। आवेश जो है प्रेरित आवेश कहीं भी डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ जो है डिपेंड करता है कि आपके फ्लक्स में चेंज हो। करंट आवेश ये बोलता है कि केवल फ्लक्स में चेंज है तो तब भी आवेश हमारा निकल आएगा और वो सेम रहेगा, चाहे आप धीरे धीरे करो या तेजी से करें। ये था फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आगे भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चैनल का नाम है फिजिक्स पाल। थैंक यू वेरी मच।